खास मुलाकात प्रोग्राम में आप सबका बहुत-बहुत खैर मकदम, बहुत-बहुत स्वागत। जम्मू कश्मीर के अंदर लोकसभा के इंतखाबात भी खत्म हुए और अब जो हैं तैयारियां असेंबली इंतखाबात को लेकर चल रही हैं। पिछले दिनों आपने देखा कि जम्मू कश्मीर के भाजपा का जो स्टेट यूनिट है, उसकी लगातार 3 रोज़ जो है वो मीटिंगें चलती रहीं और भाजपा ही नहीं, बल्कि तमाम सियासी जमातें जो हैं, वो असेंबली इंतखाबात को लेकर फ़िक्रमंद हैं, संजीदा हैं और तैयारियां कर रही हैं। वहीं भाजपा भी जो है वो अपनी सतह पर तैयारी कर रही है और पिछले दिनों आपने देखा कि भारतीय जनता पार्टी के कौमी सदर जेपी नड्डा और जम्मू कश्मीर के इंचार्ज रेड्डी साहब जो हैं वो जम्मू कश्मीर के दौरे पर थे और उन्होंने पार्टी की तैयारियों को लेकर और पार्टी किस तरीके की राजनीति और रणनीति जो है वो बनाएगी, उन सब पहलुओं पर जो है बातचीत की। इसी सब पे बात करेंगे। बात करने के लिए मेरे साथ भारतीय जनता पार्टी एसटी मोर्चा के सीनियर रहनुमा और राष्ट्रीय गोरक्षा वाहिनी के जम्मू कश्मीर के सदर अली मोहम्मद चेची साहब हैं। सर, बहुत बड़ा नाम है आपका बरादरी के अंदर और भारतीय जनता पार्टी के अंदर, लेकिन ये चुनाव में देरी क्यों? पिछले दिनों हम सुन रहे थे प्रधानमंत्री साहब ने पार्लियामेंट के अंदर जिक्र किया और लोकसभा इंतखाबात जो आने वाले दिनों में होंगे, 3 रियासतों का उन्होंने जिक्र किया, लेकिन जम्मू कश्मीर का जिक्र नहीं आया। उससे जम्मू कश्मीर के अंदर जो है वो असमंजस की स्थिति जो है वो बनी हुई है। क्या चुनाव होंगे या नहीं होंगे? किस तरीके की यकीन दहानियां जो हैं आप लोग करवाना चाहते हैं और भारतीय जनता पार्टी की असेंबली इंतखाबात को लेकर क्या कुछ तैयारियां हैं? सबसे पहले मैं ना आपका आभारी हूँ कि आप हमारे पास आए और आपने अपना जी समय दिया हमें, क्योंकि आप ही की वजह से हमारी आवाज़ जो है ना आगे तक पहुँचती है। आपका एक बहुत बड़ा नाम है, ये मीडिया में हकला साहब। आपने पूछा है कि असेंबली का चुनाव, आपने देखा होगा कि हमारे जेपी नड्डा जी जो जाने ये तो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो भी 2-3 दिन के लिए दौरे पे जम्मू के में थे बिल्कुल। और ये रेड्डी साहब थे। उन्होंने आकर यहाँ का जायजा लिया और असेंबली चुनाव का और हालात का जायजा लिया आकर, और हमारे जो टीम के एसटी मोर्चा के लोग थे और बाकी जो जनरल बॉडी के लोग थे, सबसे ये मशवरा किया, आकर देखा कि जम्मू कश्मीर के हालात कैसे हैं। हुँ, तो सबने हमने कहा है कि जम्मू कश्मीर के हालात जो हैं वो ठीक है, लोग चाहते हैं, अमन चाहते हैं और पीसफुल तरीके से हमारे जम्मू कश्मीर के लोग चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर के अंदर जैसे अजीज मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, हाँ जी, तो बन के गए हैं, चाहे वो किसी भी पार्टी है, मगर लोगों के नुमाइंदे जाके अजय पार्लियामेंट हाउस में जाकर अपनी बात ये तो रख रहे हैं। हुँ, हम ये चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर के अंदर ये ना असेंबली चुनाव भी हो और असेंबली में हमारे जो ये नुमाइंदे चुनकर जाएं, वो हुँ। लोगों की आवाज उठा सके, अपनी बात को अंजेज रख सके और लोगों के काम हो सके। तो क्या यकीन दहानियां जो हैं, जेपी नड्डा साहब आए थे, जयकृष्ण रेड्डी साहब जो हैं वो जम्मू कश्मीर के दौरे पर थे, क्या कुछ यकीन दहानियां जो हैं, क्योंकि मीटिंग के बाद ना कोई आउटपुट ऐसा निकल के सामने नहीं आया, लोगों को पता नहीं चला कि भारतीय जनता पार्टी की किस तरीके की तैयारियां हैं? क्या भारतीय जनता पार्टी तैयार है इलेक्शन के लिए? अकला साहब, हम पहले से कहते आए हूँ और आज भी मैं ये कहता हूँ कि हमारे एसटी मोर्चा के जो लोग हैं या जनरल बॉडी के लोग हैं या बीजेपी के लोग हैं, हम चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर के अंदर इलेक्शन होने चाहिए। हम हम्म। कभी पीछे नहीं हटते। हम्म। आपको पता है कि जम्मू कश्मीर के अंदर जो आने वाला समय है वो सरकार बीजेपी ही बनाएगी। हम्म। आपने देखा होगा हर जगह पर आप गए होंगे और ये है कि बीजेपी सरकार बनाएगी और इंशाल्लाह हमारे नुमाइंदे बनकर असेंबली में जाएंगे, अपनी बात रखेंगे, लोगों के नुमाइंदे जो होंगे और लोगों के जो काम होंगे। अली मोहम्मद चैची साहब, ये जो भारतीय जनता पार्टी के अंदर एसटी मोर्चा है, एसटी मोर्चा का जो है वो क्या काम है, थोड़ा सा मैं आपसे समझना चाहूंगा। हकला साहब, आपने ये बड़ा अच्छी अच्छी बात पूछी है कि जो एसटी मोर्चा की क्या बात है। एसटी मोर्चा ये है कि हमारे एसटी की पॉपुलेशन जम्मू कश्मीर के अंदर 30 से 40 लाख है हम्म। और हम उन लोगों की आवाज बन के आगे आए हैं कि जो हमारे एसटी के लोग हैं वो कहीं दबे ना, उनके जो काम रुके हैं या उनको लेकर आगे सबको चलना है। हम्म। मगर एक वजह जो थोड़ी रही है जो आप पूछेंगे, मैं ये कहना चाहता हूँ और अपील भी करना चाहता हूँ
कि एसटी मोर्चा ने जो काम करना था वो जो है ना हो नहीं पाया हमारे से। मैं हम्म। ये चीज भी क्या समझ क्या कमियां ये रही यहाँ कमी पे? रही कि हम एक एक दूसरे के पीछे जो हमारे लोग थे छोटी-छोटी बातों को लेकर चलते रहे। हम्म। और हमारे देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री जी चाहते थे कि जम्मू कश्मीर के जो गुज्जर बकरवाल जो एसटी के लोग हैं, हम्म। इनको आगे लाया जाए क्योंकि ये एक देशभक्त कौम है और हमेशा इन्होंने एकता की बात की है, भाईचारे की बात की है और देश के लिए काम किया है। हम्म। वो चाहते थे कि जम्मू कश्मीर का गुज्जर बकरवाल आगे आना चाहिए। हम्म। मगर जो हमारे नुमाइंदे थे, जैसे बड़े-बड़े जो लोग थे जिनका मैं नाम लूँगा चौधरी तालिब साहब थे और अब्दुल गनी कोहली साहब थे और अरशद चौधरी जी थे और हारून चौधरी थे ये तो रोशनदीन साहब थे, जहाँ हम सब मिलकर इस बात को प्रधानमंत्री के सामने पेश नहीं कर पाए, रख नहीं सके कि हम्म। हमारे लोगों की क्या डिमांड है जम्मू कश्मीर के अंदर। मैं इनसे सबसे अपील करूंगा कि हमने सबने एकजुटता के साथ मिलके हम अपनी बात को हमारे देश के प्रधानमंत्री के समक्ष रखें और होम मिनिस्टर के सामने रखें कि जम्मू कश्मीर का जो गुजर बकरवाल तबका है, हम्म। ये एनसी और पीडीपी और कांग्रेस की सरकारें जितनी भी जम्मू कश्मीर के अंदर आई, हम्म। 70 साल में इंसाफ नहीं मिला जब हमारे देश के प्रधानमंत्री बने ये तो नरेंद्र भाई मोदी उन्होंने एक नारा लगाया था सबका साथ सबका विश्वास और सबका विकास क्या गुजरों के साथ इंसाफ गुजरों के हुआ है? साथ इंसाफ। मगर मसला ये रहा अकला साहब कि हमारी जो जन लॉबी है जो ये जम्मू कश्मीर की लीडरशिप है हम्म। इस बात को ये तो रख नहीं पाई। इस चीज की हम कमी महसूस करते हैं हम्म। कि अब बाज आबादकारी का मसला है जो जम्मू कश्मीर के अंदर आज भी गुज्जर बुकरवाल जो दर बदर की ठोकरें खा रहा है। हम्म। लैंडलेस लोग हैं, होमलेस लोग हैं, हम्म। जिनके पास ना ज़मीन है, ना मकान है। सबसे बड़ा मुद्दा हमारा ये था कि हमें कहीं आबाद किया जाए, सेटलमेंट किया जाए। हम्म। क्योंकि हकला साहब आपने देखा होगा कि आज दुनिया चाँद पे चली गई है बिल्कुल। और चाँद की बात कर रही है। हमारा गुज्जर तबका जो आज भी लैंडलेस है, वो वो ज़मीन वो नहीं है। रोटी कपड़ा जो और मकान बच्चा नहीं। जो उसका अनपढ़ता ही मार खा रहा है। हम्म। अनपढ़ता जो जिसके पास एजुकेशन नहीं होगी, जो एजुकेटेड आदमी नहीं होगा, वो अपनी वो बात को सोसाइटी में तो पीछे रह जाएगा। पीछे रह जाता है। इसलिए हम ये अपील करना चाहते हैं देश के प्रधानमंत्री साहब से और होम मिनिस्टर साहब से कि सबसे पहले ये प्रायोरिटी पे जम्मू कश्मीर का जो गुजर बकरवाल है, इनको आबाद किया जाए, सेटलमेंट किया जाए, इनकी कॉलोनियाँ बनाई जाए हम्म। और इनके बच्चे भी पढ़ लेकर आगे आएँ। और हम्म। जैसे मैं कई बार आगे भी मीडिया के सामने बोल चुका हूँ कि जो हमारा गुज्जर बच्चा डीए की लॉ से पढ़ा लिखा है, एक बच्चा एसी में बैठकर पढ़ता है, हम्म। एक बच्चा फैन के नीचे पढ़ता है, लाइट के नीचे पढ़ता है, एक बच्चा जो दिए की लो पे पढ़ता है वो एसी वाले बच्चे के साथ कंपेयर नहीं कर सकता। बिल्कुल। और जो बच्चा हमारा 10वीं 12वीं पढ़ा है, हम ये चाहते थे कि हर कुंभा से हमारा एक बच्चा गवर्नमेंट एम्प्लॉय होना चाहिए, हम्म। जिससे कि हमारे हालात भी सुधर सके हम्म। ताकि हम लोगों के साथ भी ये शामिल हो सके। हम्म। ये बात मैं अपील करना चाहता हूँ। और कुछ बातें बीजेपी की तरफ से भी रही, जी हम्म। कमियां रही। हम्म। जो बीजेपी ने जनाब ये किया कि जैसे हमारी पुंछ राजौरी अनंतनाग वाली सीट थी, हम्म। वहां से हमारा यानी एक कैंडिडेट खड़ा किया होता, जैसे अरशद चौधरी जी है, हम्म। जम्मू के अंदर एक बहुत बड़ा नाम है, हम्म। अच्छे लोग हैं, हम्म। ऐसे लोगों को आगे लाकर ताकि हमारी एक आवाज बनते। हम्म। तो हम चाहते हैं कि जो लोग अच्छे लोग हैं उनको आगे लाया जाए हम्म। और बीजेपी ने भी इस बात को समझना चाहिए और हमने बीजेपी की विचारधारा को समझना चाहिए। हम्म। तो हम ये चाहते हैं कि सब हम मिलजुल कर बीजेपी का जैसे हमने दामन थामा है, इसी को लेकर आगे चलते हुए हम ये डिमांड रखते हैं एलजी साहब से और होम मिनिस्टर साहब से, देश के प्रधानमंत्री साहब से कि गुज्जरों को सेटल किया जाए, गुज्जरों को बाज आबादकारी का जो सदियों पुराना मसला हमारा है, हम्म। हमें गुज्जरों को आबाद किया जाए। हम्म। चेची साहब, आप लोग भारतीय जनता पार्टी में रहकर गुजर बकरवालों की बात करते हैं और गुजर बकरवालों की बहबूद की बात करते हैं, लेकिन जब कभी उनके ऊपर कोई परेशानी आती है तो आप लोग नजर नहीं आते। पिछले दिनों हमने देखा जिला सांबा के रायपुर एरिया में एक दोधी गुजर भाई की 15 भैंसें जो हैं वो मर गई और आपकी तरफ से और आपके एसटी मोर्चा की तरफ से कोई बंदा जो है उसके वहां नहीं पहुंचा। हालांकि एक बंदा जो नॉन गुजर है, जिसकी गुजर बकरवाल कौम से कोई वाबस्तगी नहीं है, लेकिन वो एक दर्द को समझते हुए वहां पे गया। उसकी बात जो है वो मीडिया में आई, एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुंची और सरकार की तरफ से भी आप कहते हैं कि ये जम्मू कश्मीर के अंदर जो सरकार है वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, क्योंकि लेफ्टिनेंट गवर्नर आपके हैं। कोई बड़ी राहत जो है उसको नहीं मिली, जिसकी 15 भैंसें मर गई। अगर हम 2 लाख के हिसाब से भी एक भैंस की अगर कीमत जोड़ते हैं तो
30 लाख रुपए का जो नुकसान है उस भाई का हुआ है, लेकिन कोई मुआवजा जो है वो उसे नहीं मिला। और इस तरीके के जब हालात बनते हैं तो किस तरीके की जो कार्रवाइयां हैं वो मोर्चा की ओर से और सरकार की ओर से इन लोगों के लिए जो है वो करनी चाहिए, और क्या कुछ पॉलिसीज जो हैं वो लाने की जरूरत है जिससे इन लोगों को इस तरह के जब कहीं अचानक हादसात हो जाते हैं तो उनसे जो है वो बचा जा सके। क्योंकि आप खुद दोदी गुजर कबीला से हैं, आप ऐसी बहुत सारी दिक्कतें जो हैं वो फेस करते होंगे, आपकी सोसाइटी में बहुत ज्यादा दिक्कतें जो हैं ये फेस आती हैं। और ये तो एक शख्स की बात है मीडिया पे आ गई, ऐसे और पता नहीं कितने लोग होंगे। तो सरकार को किस तरीके की पॉलिसीज जो है वो इनके लिए बनानी चाहिए? ये बहुत है ना अच्छा है। ये सवाल पूछा आपने कि हमारे हम लोगों को अवेयर करते हैं भाईजान। आपने देखा होगा गाड़ी होती है, कार होती है, होती है, व्हीकल होता है, शॉप होती है या कोई भी हम्म। ऐसी चीज होती है तो उसको उसका हकला साहब इंश्योरेंस होता है। हम्म। हम ये लोगों से अपील करते हैं 4-5 से हमारी एक जम्मू कश्मीर की सरकार ने और सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक पॉलिसी बनाई हुई है सरकार ने आईडीडीएस स्कीम। हम्म। उसके तहत हमने 45,000 जो पैसा हमें मिलता है एक भैंस या एक गाय के लिए। हम्म। हम बाहर से जाके पंजाब से अच्छी ब्रीड की भैंस ला सकते हैं, हम्म। अच्छी ब्रीड की गाय ला सकते हैं। हम्म। उसके साथ में ये होता है कि भैंस का इंश्योरेंस होता है। हम्म। इंश्योरेंस जब तक नहीं होगा उस चीज का जी मुआवजा नहीं मिलेगा। हम्म। अगर मैं भी चला जाता लीडरी जाने के लिए उधर भी मैं आपको ये दिलवा दूंगा, मुआवजा मिल जाएगा, ऐसे ये नामुमकिन है। हम्म। हम ये अपील करते हैं कि जो दूधी गुजर है या कोई भी हिंदू भाई है अवेयर या क्यों डेयरी नहीं करते हो लोगों डेयरी को? फार्म जिसने रखना है या भैंसे गाय जिसके पास होती है उसमें थोड़ा सा अधिक खर्चा होता है, 100-200 कुछ ज्यादा नहीं है। हम्म। उस भैंस या गऊ ये इंश्योरेंस होना चाहिए। जब ऐसा हादसा हो जाए या किसी गाय की या भैंस की डेथ हो जाती है तो उसका मुआवजा मिल जाता है। हाँ जी, हम्म। तो कंपनी दे देती है। हम्म। हमें ये जरूरत नहीं है डीसी साहब के पास जाने की या एडमिनिस्ट्रेशन के पास जाने की। हम्म। तो मैं उन लोगों से अपील करूंगा जो दूसरे लोग मेरी आवाज सुन रहे हैं कि ये एक पॉलिसी बनी हुई है अपने जानवरों क्या का क्या एनिमल का क्या ये क्या 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 चेची साहब, मैं यहाँ पे आपको एक सेकंड के लिए रोकूंगा। क्या डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी नहीं बनती? क्या डिपार्टमेंट का ये फर्ज? डिपार्टमेंट ने जनाब कैंपस लगाकर अवेयर किया लोगों को, 5 साल में आईडीडीएस की स्कीम निकाली, उनका पैसा दिया। आज सांबा के अंदर, कठुआ के अंदर, जम्मू के अंदर, राजौरी के अंदर, पुंछ के अंदर, चिनाब वैली में या कश्मीर तक लोग पैसे को लेके गए हैं। हम्म। अच्छी ब्रीड की गाय, अच्छी ब्रीड की जो भैंस जी पंजाब से लाते हैं, हरियाणा से लाते हैं, साथ में उन्होंने कहा है कि इनका इन्हें इंश्योरेंस जरूरी है। नहीं, एक चीज मैं ये चाहता हूँ जैसे हमारे ये मैं आपकी बात से सहमत हूँ। जो लोग पंजाब से जानवर लाते हैं या आईडीडीएस स्कीम के अंदर जो लोग आते हैं उनकी भैंसों का इंश्योरेंस हो जाता है, उनकी गाँव का जो है वो इंश्योरेंस हो जाता है। लेकिन बहुत सारे लोग चेची साहब ऐसे हैं जिनके पास विरासती भैंसें बहुत हैं, दादा परदादा से लेकर जो लोग ये काम कर रहे हैं उन्हें डेयरी का लोन लेने की जरूरत नहीं है। उनके पास अपनी 100 200 जो भैंसें हैं वो देखने को जो है वो मिलती हैं। उन लोगों ने आईडीडीएस के तहत नहीं बल्कि उनके पास अपनी जो भैंसें हैं, जो यहाँ पे ही जो लोग रहते हैं, जो बिलखसूस जो नमैडिक लोग हैं, जो माइग्रेशन करते हैं, उनके पास जो है इस तरह की, क्या उन लोगों को नहीं इस इंश्योरेंस के दायरे के अंदर लाना आंकड़ा चाहिए? साहब सबको लाया। जो पॉलिसी बनती है वो सबके लिए बनती है, वो हम्म। उसके लिए नहीं बनती कि जो कि भैंस पंजाब से लाता है या हरियाणा से लाता है। हम्म। जो पॉलिसी होती है वो सबके लिए होती है। जैसे कि हमारे लोग 99% मैं कहूँगा 100% दूध पे डिपेंड है। बिल्कुल। हमारा गुज्जर बकरवाल गुज्जर जो दूधी गुजर है खासकर वो सुबह जनाब जम्मू के अंदर, सांबा के अंदर, कठुआ के अंदर या सिटी कहीं भी है, हम्म। शहर की जितनी भी ये जरूरत होती है दूध की, हमारा दूधी दूधी गुजर करता बिल्कुल। है, जिसमें दूध, मक्खन, दही वगैरह, घी वगैरह सब कुछ है ना सप्लाई करता है। हम्म। मैं ये चाहता हूं कि जैसे 100 भैंस है उसके पास एक भैंस का खर्च लग जाएगा, इंश्योरेंस कराना चाहिए। हम्म। मगर ये हकला साहब तब होगा कि जब हमारे लोगों के पास जमीन होगी, हम्म। जब हमारे गुजरों के पास डेयरी फार्म होगा। हम्म। ऐसे जो लैंडलेस लोग हैं, नमैड लोग हैं, वो चलते आज इधर है कल उधर है हम्म। जी परसों कहीं है, ये हादसा उनके साथ होता है तो ये बहुत बुरा होता है। हम्म। ये पूरी उनकी उम्र की कमाई चली जाती है। हम्म। फिर मैं ये दोहराऊंगा बात को कि जब तक हमारे लोग आबाद नहीं होंगे ये ऐसे हादसे होते जाएंगे, हम्म। हमें लोगों को कुछ नहीं मिलेगा, ये मुसीबत के अंदर रहे। हम्म। बाज़ाबादकारी के लिए सरकार को क्या करने की जरूरत है, और क्यों आप लोग जो हैं सरकार को अभी तक समझा नहीं पा रहे? सरकार को ये जरूरत है अकरा साहब, जैसे कठुआ के अंदर, सांबा के अंदर, जम्मू के अंदर, उदयपुर के जहां जहां हमारे लोग रहते हैं वहां पर ये ना हाउसिंग कॉलोनियां बनानी चाहिए। हम्म। वहां पे हमारे 100 200 400 500 घर एक जगह पर
ये सेटल करना चाहिए। हम्म। वहां पर हमारे बच्चे स्कूल पढ़ सकें, हम्म। हमारे बच्चे लाइट हो, बिजली हो, पानी हो, हम्म। हमारे लोग डेयरी फार्म रख सके, ये मॉडल तरीके से। जो हम्म। जी पहले वाला समय तो रहा नहीं कि 100-100 पैसे रखी तो उनको गाय चराते गए तो चलते गए। हम्म। आजकल इतनी जमीनें नहीं रही खुली, इतने बिल्कुल। इतने इतने बड़े ये इलाके नहीं रहे। हम्म। आज हर जगह पे जनाब वाला आपने देखा होगा कि फसल वगैरह जहाँ हम्म। मकान लोगों ने ये बना लिए हैं। बिल्कुल। अभी ये है कि जितनी देर हमारा गुज्जर बकरवाल ये सेटल नहीं होगा, ये मुसीबतें हमारे से हट नहीं सकती। हम्म। सबसे बड़ा अगर जम्मू कश्मीर के अंदर दूधी गुज्जर या दूसरे गुज्जर बकरवाल का जो डिमांड है वो ये है कि गुज्जर को बाज़ाबात का जो पॉलिसी ये बनाकर हम्म। गुज्जर को सबसे पहले ये हम्म। सेटल करना चाहिए। गुजर बकरवालों ने आपके कहने पर और एसटी मोर्चा के कहने पर भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया, लेकिन जब गुजर बकरवालों को परेशानी होती है, गुजर बकरवालों को दिक्कत होती है, गुजर बकरवालों को तकलीफ होती है, तो आप लोगों का कहना है कि हम लीडर जो हैं अपनी बात सरकार को आज तक जो है 10 सालों में समझा नहीं पाए कि हमें किस चीज की जरूरत है। ये मैं नहीं कह रहा, ये आपका कहना है, आपने बिल्कुल। इंटरव्यू के अंदर कहा है। अब आने वाले दिनों में किस तरीके से आप लोग जो आने है। वाले टाइम में मैं ये तो लीडरशिप से अपील करूंगा कि छोटी-छोटी बातों पे ना आए। हम्म। एकजुटता बनाएं हम्म। और जो हमारे सीनियर नेता है हम उनके साथ जुड़कर मिलकर चलें। अपनी बात को ये प्रधानमंत्री के सामने रखें, होम हम्म। मिनिस्टर साहब के सामने रखें और एलजी साहब के सामने रखें कि ताकि हम्म। हमारी जो मांगे जो डिमांड है ये पूरी हो। एससी मोर्चा के अंदर हम पिछले कुछ दिनों से देख रहे हैं, तानाशाही का माहौल जो है वो बना हुआ है। जो एसटी मोर्चा के प्रभारी हैं, वो एसटी मोर्चा के प्रेज़िडेंट पर जो है वो इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि ये गुज्जर नहीं है। और क्या कोई नॉन गुज्जर जो है किसी मोर्चा का प्रेज़िडेंट बन सकता है? एसटी जैसे एसटी मोर्चा है, अगर कोई बंदा एसटी नहीं है, तो क्या वो एसटी मोर्चा का प्रेज़िडेंट बन सकता है? ये मैंने और इस तरह की लड़ाइयाँ क्यों? और जब कि सुनने में आया है, पता चला है कि अब बहुत बड़ी फेरबदल जो है वो भारतीय जनता पार्टी की जो स्टेट की जो विंग है उसमें होने वाला है। तो ऐसे ही वक्त में इस तरीके के मामला जो है वो क्यों सामने आते हैं और इसके पीछे मंशा क्या है? मैंने जैसे आपको पहले ही बताया कि बीजेपी की तरफ से जो जम्मू कश्मीर की लीडरशिप जो है, हाँ। इसमें में थोड़ी कमी रही है। हाँ। इन्होंने में ये है कि जो अच्छा आदमी है, मोअज़्ज़ज़ आदमी है, उसको देकर आगे लाना चाहिए। हाँ। हम ये कहते हैं, बाकी ये छोटी बात को ना लें। जैसे मैं अपील करना चाहता हूँ कि जो हमारा एसटी मोर्चा है, ये छोटी-मोटी बातों को लेकर ना चले। हम एकता के साथ अपनी आवाज़ को बनाकर मैंने 4 बार जनाब को बोल दिया कि एलजी साहब के सामने, होम मिनिस्टर साहब के सामने, जब प्रधानमंत्री के सामने हम अपनी बात को रखेंगे। जब तक हमें एकजुटता के साथ नहीं चलेंगे, तो हमारे काम नहीं निकलेंगे। हुँ। हमारी डिमांड नहीं पूरी होगी। मैं बिल्कुल। ये कहना चाहता हूँ कि जो लीडर बनना है, तो ईमानदारी से बनना है, अच्छा बनना है। हुँ। जो ऐसे जनाब वाला लीडर इंसान नहीं बन सकता। जैसे हमारे हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि अमीर अरब को आई हवा ठंडी जहां से, हुँ। वो हिंदुस्तान हमारा है, वो हिंदुस्तान हमारा है। ये हिंदुस्तान एक ऐसा देश है हमारा, इसमें हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई। एकता की बात हजूर ने फरमाया था कि जी मोहम्मद साहब ने फरमाया था कि हुँ। मैं जब यानी इधर देखता हूँ हिंदुस्तान की तरफ तो मुझे ठंडी हवा आती है हुँ। कि वहां लोग भाईचारे वाले लोग होंगे, बिल्कुल। एकता वाले लोग होंगे, पीसफुल लोग होंगे। हुँ। तो हमने उन्हीं की बात को लेते हुए चलते जाना है कि हमने एकता के साथ चलना है, भाईचारे के साथ चलना है और बिल्कुल। एकजुटता के साथ चलना है। चल जी, शुक्रिया। तो नाज़रीन, ये थे हमारे साथ अली मोहम्मद चेची साहब। और अली मोहम्मद चेची साहब की बात को सुनते हुए इत्तेफ़ाक की बात जो है वो मुझे याद आ गई। मुझे याद आ रहा है थोड़ा-थोड़ा, शायद हम 4th क्लास में होंगे या 5th स्टैंडर्ड में होंगे। एक वालिद था, ये उर्दू जो हमारा सब्जेक्ट था उसमें ये कहानी थी। एक बाप था और उसे एक दिन अचानक ख़्याल आता है कि मुझे अपने बच्चों का एक इम्तिहान जो है वो लेना चाहिए। उसने अपने बच्चों को कहा कि आप जाइए और जंगल से एक-एक लक्कड़ जो है वो उठा के ले आइए। और वो जो उसके बेटे होते हैं, 6 की 7 बेटे होते हैं, वो जंगल में चले जाते हैं और लकड़ी जो है वो उठा के ले आते हैं। अब उन लकड़ियों का एक गट्ठा जो है वो बना दिया जाता है और बाप अब बारी-बारी से अपने 7 के 7 बेटों को कहता है कि आप इस लकड़ के गट्ठे को तोड़िए। लेकिन सातों में से कोई भी बच्चा जो है उस लकड़ के गट्ठे को तोड़ नहीं पाता और जब एक-एक लकड़ जो है एक-एक बेटे को दी जाती है तो वो सारे जो है उसे तोड़ डालते हैं। इससे हमें ये सबक मिलता है कि इत्तेफ़ाक जो है, इत्तेफ़ाक में बड़ी ताकत है।
जब आप किसी इकाई के अंदर हैं, जब आप किसी यूनिट के अंदर हैं, तो उस दौरान भी आप में इत्तेफाक का होना जो है वो बड़ा ज़रूरी है और यही मसाल समझने की ज़रूरत है आज के दौर में भारतीय जनता पार्टी के एसटी मोर्चा को। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी एसटी मोर्चा की आपसी रंजिशों की वजह से आज उसका खमियाजा जो है वो गुजर बकरवाल कौम को भुगतना पड़ रहा है। ये मैं नहीं कह रहा, ये अली मोहम्मद चेची साहब के अल्फाज हैं, क्योंकि आपसी खिंचोतानी की वजह से हम लोग अपनी बात जो है वो सरकार तक नहीं रख पाए। ये मैं नहीं कह रहा, अली मोहम्मद चेची साहब का कहना है। आप सबकी इस पर क्या राय है? आप भी अपनी राय जो है वो कमेंट बॉक्स में रख सकते हैं। मुझे और मेरी टीम को दें इजाजत। बहुत बहुत शुक्रिया।